हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, मेरा नाम है रंजीत और मैं हूं आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेंसेक्स एंड निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, ओवरऑल मार्केट भी काफी ऊपर आ चुका है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स के माइंड में अब डाउट है कि क्या हमें अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन्वेस्टमेंट को बेचकर वेट करना चाहिए फॉल का, उसका लोअर लेवल पे हमें बाय कर लेना चाहिए। ये देखो थ्योरेटिकली काफी सुनने में अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है। तो इन्वेस्टर्स के मन में अभी भी कई सारे सवाल है कि क्या करना चाहिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी के चार्ट, हम देखेंगे पहले तो कि निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स को क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो चलिए हम पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी का टेक्निकल चार्ट लगा दिया है। इस चार्ट में आप देख सकते हो क्लियरली, जब मार्च में लॉकडाउन से पहले काफी ज्यादा फॉल हुआ था, मार्केट ऑलमोस्ट 30% डाउन चला गया था निफ्टी। उसके बाद एक अच्छी खासी स्लोली बट एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी मार्केट में, और अभी ऑल टाइम हाई, न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है। लास्ट ऑल टाइम हाई से काफी ऊपर है मार्केट। अभी मार्केट निफ्टी जो है 13,750 के आसपास क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग डेज को, थर्सडे को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ लाइन ड्रॉ किया है डायगोनली, ठीक है, एंड कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है आपके लिए। अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊं तो देखो, पहले ये जो ट्रेंड लाइन था, इसका अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर जा रहा था। यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की बट थोड़ा सा ब्रेकडाउन आया, और फिर ये ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो गया लोअर लेवल पे, और जो सपोर्ट था पहले, वही ट्रेंड लाइन अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। पहले देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन जो था, डायगोनली ट्रेंड लाइन जो था हमने ड्रॉ किया, इस पे पहले निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। अब वही ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और सपोर्ट जो है वो लोअर लेवल पे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। और अभी करंटली अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि 13,750 अभी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर। पिछले हफ्ते 17 दिसंबर के आसपास इसने टच किया था, 2-3 दिन इस लेवल पे रहा था। फिर मंडे को एक शार्प फॉल देखने को मिला था जब यूके में लॉकडाउन स्टार्ट हुए थे, और वीकेंड को बहुत सारी न्यूज आई थी, न्यू कोरोना वायरस ये सब। तो उसके कारण मार्केट बहुत ही तेजी से गिरा था, लगभग 4% निफ्टी गिरा था, फिर थोड़ा सा रिकवर किया। फिर उसके बाद पूरे हफ्ते मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दी, और जितने भी लॉस थे उसको सबको रिकवर कर चुका है विद इन कुछ फ्यू डेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अभी भी मार्केट जो ऑल टाइम हाई के पास है। तो इन्वेस्टर्स को वैल्यू नहीं मिल पा रही है, कहाँ पे बाय करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊं, तो अभी जो नियरेस्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो 13,400 पे आ रहा है। रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्वियसली 13,750 पे आएगा, जो कि पिछले हफ्ते भी वही हाई था, और आज लास्ट ट्रेडिंग डेज का भी वही हाई है। तो अभी के लिए फिलहाल 13,750 की लेवल होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 14,000 निफ्टी जल्दी टच कर सकता है। और डाउन अगर थोड़ा सा अगर करेक्शन और आता है तो निफ्टी के लिए जो मेजर सपोर्ट है वो अभी बन के आ रहा है 13,150 के आसपास। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड और हम देख सकते हैं। उसके बाद ये डायगोनल जो ट्रेंड लाइन है, जो कि अभी नियरेस्ट सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, तो वहां तक जा सकती है निफ्टी। और इधर भी अगर आप बताओ तो 12,800 के आसपास एक सपोर्ट है। बट अभी के लिए मार्केट स्ट्रांग है, बिल्कुल भी मार्केट वीक नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है मार्केट। मंडे को थोड़ा सा डर लगा था, वीक हुआ था, बट मार्केट में भी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रांग है मार्केट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए। सो फ्रेंड, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ स्टॉक मार्केट का। अगर स्टॉक मार्केट में आप न्यू हो और आप चाहते हो सिस्टमेटिक वे से आप सब कुछ सीखना चाहते हो, देखो कि यूट्यूब से, गूगल से सर्च करके आप आराम से सीख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है बट बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हो। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ आप सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ ही सीखो। बट अगर आप फिर भी आप क्विकली लर्न करना चाहते हो, आप एक सिस्टमेटिक वे में लर्न करना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक प्रॉपर क्लास चाहिए होती है, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए होता है सीखने के लिए, तो आप हमारे साथ इन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। मैंने एक नूब ट्रेडर क्लासेस ज्वाइन किया, जो कि बहुत ही बिगनर है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही परफेक्ट क्लासेस की फीस बहुत ही कम है। और उसका स्विंग ट्रेडिंग क्लासेस है, ये बहुत ही डीप क्लास रहेगा, ये थोड़ा लंबा चलता है। उसका डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्लासेस है। इन सभी के बारे में और डिटेल जाने के लिए आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं। तो इन्वेस्टर्स को बहुत सारे मन में अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि मार्केट ओवर वैल्यूड, ये सबको पता है, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ इसमें कोई डिबेट है, मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है। बिल्कुल ओवर वैल्यूड है, मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, उसके कारण ओवर वैल्यूड है। निफ्टी पी ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, जो भी रेशियोज हम देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, सभी ऑल टाइम हाई पे, ऑलमोस्ट 2008 के लेवल पे।
इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन 2008 में, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर मार्केट में पता होगा तो 2007 में एक बहुत ही स्ट्रांग रैली आई थी जब एफआईआईज और को मतलब कि थोड़ी सी छूट दी गई थी इंडिया में आने के लिए। तो वहां पे कुछ पॉलिसीज चेंज हुई थी जिसका एफआईआईज की मनी बहुत ज्यादा आई थी, तो उस समय 2007 में एक बहुत ही स्ट्रांग रैली थी। तो उसका लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस हो गया था, तो मार्केट फॉल किया था। उस समय जो हाई वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन जो उस समय था ना, वो ऑलमोस्ट टच कर चुका है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो पहली बार 100 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी पी रेशियो भी 30 प्लस अभी पहली बार ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही मतलब कि मार्केट ओवर वैल्यूड, इसमें कोई भी डिबेट नहीं है। इकोनॉमी डाउन है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, इसमें डिबेट आई थिंक नहीं है, सभी को पता है। बट क्या करना चाहिए हमें? इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हमारे पास सरप्लस कैश है, तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? और दूसरा मन में सवाल ये आता है कि हम हमारे पास पहले से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है 100%, 50%, 80% ऐसे रिटर्न दे रहा। तो क्या उन स्टॉक्स को हमें सेल कर देना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए करेक्शन का? मुझे लग रहा है कि मतलब कि आप एज ए इन्वेस्टर आपको लग रहा है कि बाय नीचे करने का हमें मौका मिलेगा, तो क्या मैं उस सारे स्टॉक्स को सेल कर दूं और बाद में नीचे बाय करूं? कुछ इन्वेस्टर्स के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा मार्केट कैप वाले स्टॉक्स को इन्वेस्ट करूं, जैसे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप या स्मॉल कैप। बहुत सारे ऐसे न्यू एक्सपर्ट्स हैं जो जो मतलब नए नए एक्सपर्ट बने, वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर को स्मॉल कैप में वैल्यू वहां इन्वेस्ट करो। कुछ लोग अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पूछते रहते हैं, मुझसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में कई लोग पूछते रहते हैं या कॉल करके पूछते हैं कि कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा नेक्स्ट। जैसे कि फार्मा सेक्टर पहले आउट परफॉर्म किया, फिर आईटी किया, फिर बैंक किया, तो नेक्स्ट कौन सा सेक्टर हो सकता है जो आउट परफॉर्म कर सकता है? और कई लोगों का तो अभी तक ये मानना है कि ये तो अभी बस शुरुआत है, अभी मतलब निफ्टी 15,000 उसके ऊपर भी जा सकती है। तो ये अलग अलग इन्वेस्टर्स के मन में सवाल है। इन सभी सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन सवालों में जवाब देखने से पहले आपको ये कोट पढ़ना चाहिए। पीटर लिंच बहुत ही फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने एक और कहा था कि फार मोर मनी हैज बीन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर प्रिपेयरिंग फॉर करेक्शन और ट्राइंग टू एंटिसिपेट करेक्शन देन हैज बीन लॉस्ट इन करेक्शन देमसेल्फ। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मनी ना बहुत ज्यादा लॉस होता है कि वो प्रिपेयर करते हैं कि करेक्शन आने वाला है, या फिर एंटिसिपेट करते हैं, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि अब करेक्शन आएगा, मैं बेच देता हूँ, बाद में खरीद लूंगा। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें मार्केट को टाइम नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट। ये करने के लिए बहुत लोग ट्राई करते हैं, बट ये हो नहीं पाता कभी भी। बाय लक एक बार हो जाएगा, बट बार बार नहीं होता ये। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा रिस्क है। तो बिल्कुल भी मार्केट को टाइम ना करें। पहला तो आपको आई थिंक इन सभी सवालों में से आधे से ज्यादा जवाब मिल गए होंगे आपको इस कोड के द्वारा। ठीक है। सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूछना चाहिए हमेशा कि अ, कब मार्केट फॉल होगा, व्हेन विल इट फॉल, मतलब मार्केट कब फॉल हो सकता है, व्हाट इफ डज नॉट फॉल। मार्केट हो सकता है फॉल ही ना करे कभी, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मार्केट फॉल करे पर मतलब फॉल ना करे, प्राइस वाइज कोई करेक्शन ना आए, बट टाइम बाउंड करेक्शन आ जाए। अब टाइम बाउंड करेक्शन क्या होता है? टाइम बाउंड करेक्शन होता है, सपोज करो कि निफ्टी न्यू ऑल टाइम हाई नेक्स्ट 2 ईयर तक ना बनाए, बट ऑल टाइम हाई से 10% ज्यादा गिरे ही ना। 5% गिरता है फिर ऊपर जाता है, फिर 5% गिरता है ऊपर जाता है, बट न्यू ऑल टाइम हाई भी नहीं बना रहा और ऑल टाइम हाई से 10% नीचे या 5% से ज्यादा नीचे करेक्शन दे ही नहीं रहा है। तो इसको बोलते हैं टाइम बाउंड करेक्शन। ये भी काफी टाइम मार्केट में आता है, इसे हम कंसोलिडेशन फेज, रेंज बाउंड मार्केट भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन इस तरह का भी करेक्शन हो सकता है, मे बी। मुझे नहीं पता, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं तो मुझे नहीं पता। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। हमें हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए, हमें ज्योतिषी नहीं बनना है, हमें इन्वेस्टर बनना है। ठीक है। अगर मान लो कि फॉल होता भी है तो कितना होगा? मतलब कि 5% होगा, 10% होगा, 20% होगा, 30%, मतलब हाउ मच, कितने लेवल तक जा सकता है? क्या 7,500 तक फिर से जाएगा, 10,000 तक जाएगा, 11,000, 12,000? लेवल्स में हमें उतनी ध्यान नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमें बस पूछना चाहिए कि मन में कितना परसेंटेज वाइज फॉल हो सकता है। तो इन सभी का जवाब सिंपली मैं अगर बताऊं तो आपको आपको स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। देखो, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप ढूंढने जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि मार्केट को टाइम करने से कोई फायदा नहीं। अगर आपने कोई स्टॉक्स अगले 10 साल के लिए खरीदा था, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था, तो आप उसमें इन्वेस्टेड रहो ना। अभी उसकी फंडामेंटल कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है, रिटर्न ज्यादा दे रहा है, बट ठीक है, उसमें इन्वेस्टेड रहो, उसमें बेच के निकलो मत। पहला रूल तो यही है, और इसी को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। आपको स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए।
दूसरा, आपको सेल योर मिस्टेक। जब मार्च में फॉल आया था, अप्रैल में बहुत ज्यादा पेन थी, ब्लड बाथ चल रहा था मार्केट में, उस समय आपको बहुत सारे मिस्टेक्स रियलाइज होंगे। यार मैंने ये स्टॉक्स क्यों खरीदा, ये तो बहुत ही रिस्की है, तो 60% गिर गया, 70% गिर गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मतलब इस तरह से बहुत ज्यादा आपको अफसोस हो रहा होगा उस समय, मिस्टेक्स आपको रियलाइज होगा। लेकिन अब वो जब ऊपर आ रहा है ना, तो आपको लग रहा है अरे मैंने तो सही किया, मैंने तो सही किया, वो मिस्टेक नहीं था ये वो। तो वो मिस्टेक्स आप फिर से आप ढूंढो और उन मिस्टेक्स को अपने पोर्टफोलियो से निकालो। अगर आप उतना रिस्क नहीं झेल सकते तो उसको निकाल दो। अगर वो एक बार 60% गिरा तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है फिर से 60% गिर जाए, अगर फंडामेंटल्स अभी भी उसके खराबी है तो। ठीक है, तो उन मिस्टेक्स को ढूंढो और उनको बिल्कुल निकाल दो। हो सकता है अभी भी वो लॉस में हो, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो लॉस को बुक करो। कई लोग बोलते हैं नहीं मैं इस लॉस को बुक नहीं करूंगा जब तक कि प्रॉफिट में आएगा। देखो, अगर कोई स्टॉक्स 10,000 में आपने इन्वेस्ट किया था, उसमें बस 5,000 बचे, तो उस 5,000 को कहीं और निकाल के लगा दो, क्या पता वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला, आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसमें आपको निकाल के लगा देना चाहिए। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, आपको अपना पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। सपोज करो जब मार्केट फॉल हुआ था तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने एवरेजिंग की होगी, ऑब्वियसली सब लोग कर रहे थे, कुछ लोग तो निकल गए थे, बट जो लोग अच्छे इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने एवरेजिंग की थी। तो हो सकता है किसी स्टॉक्स में आपकी वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, कोई स्टॉक्स में आप मतलब कि 20% 30% इन्वेस्टेड हो गए होंगे अपने पोर्टफोलियो का। तो उन स्टॉक से थोड़ा सा वेटेज कम करके आप किसी और स्टॉक्स में डाल सकते हो। तो रिस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, या फिर कोई स्टॉक से आपको निकलना था तो उससे निकल के बेटर अपॉर्चुनिटी वाले में जा सकते हो। ठीक है, या फिर सेक्टोरियल चर्निंग कर सकते हो। आप अपने पोर्टफोलियो में आप थोड़ा सा सेक्टोरियल एलोकेशन कर सकते हो। मान लो कि आपका कोई स्टॉक था साइक्लिकल, कोई सेक्टर जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया, इनमें आपकी वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उन सेक्टर से थोड़ी सी स्टॉक्स कम करके दूसरे सेक्टर एफएमसीजी और बैंक्स और ये सब में डाल सकते हो। ठीक है, तो सेक्टोरियल चर्निंग कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप देखो आप बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करना जानते, मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, ये सब आपको नहीं समझ में आता, आप सिंपली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड फॉलो करो। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है ये मैं जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, सिंपली अभी बता देता हूँ। इसका मतलब होता है सिप करना, मतलब कि एसआईपी करना। जैसे म्यूचुअल फंड में मंथली हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे मंथली कुछ फिक्स क्वांटिटी उस स्टॉक्स की खरीदते जाना है। सपोज करो आपको स्टॉक सिलेक्शन भी नहीं आता, तो सिंपली आप निफ्टी ईटीएफ कर दो। ठीक है, निफ्टी के एक अच्छे ईटीएफ ढूंढो, उसमें मंथली सेम क्वांटिटी आप बाय करो। आपने मान लो फिक्स किया अपने सेविंग के हिसाब से कि मैं 10 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, तो हर महीने 10 क्वांटिटी खरीदो। बिल्कुल बिल्कुल रूल बना लो, जिस दिन सैलरी आती है उस दिन मुझे 10 क्वांटिटी खरीदनी है। तो चाहे कोई भी प्राइस चलो, चाहे ओवर वैल्यूड हो, अंडर वैल्यूड हो, कुछ भी, तो वहां पे आपको, लेकिन लोग क्या होता है ना कि जब मार्केट अच्छा होता है ना तो उस समय तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब मार्च जैसा फॉल आता है तो वहां पे फिर वो डगमगा जाते हैं और भूल जाते हैं बाय करना। तो वो नहीं करना है, जब भी फॉल आए खरीदो, हो सके तो ज्यादा क्वांटिटी कर दो, तो आपको बहुत और भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मैं इसके ऊपर जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास कोई लमसम कैपिटल है, सपोज करो आपके पास 10 लाख कैपिटल है आपके सेविंग अकाउंट में, या कोई मतलब कोई भी पॉलिसीज के पैसा आया या कहीं से फिक्स डिपॉजिट ब्रेक किया आपने, वो पैसा पड़ा हुआ है, तो आप उसको मार्केट में अगर डालना चाहो तो उसको इंस्टॉलमेंट में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आपको अभी अभी इस करंट मार्केट में, जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो इस तरह के कभी भी ऑल टाइम हाई मार्केट पे आपको क्या बातें को अवॉइड करनी है। तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी है। आपको ये नहीं कि बहुत ज्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अवॉइड लुकिंग फॉर टर्न अराउंड स्टॉक्स आइडिया, मतलब कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसा, टेंडला जैसे स्टॉक्स जो थे जो बहुत ज्यादा 10x रिटर्न दिया, अदानी ग्रीन, आरती ड्रग, उस तरह के स्टॉक्स ढूंढ रहे, एपीआई स्टॉक्स जैसे था, तो उस तरह के कुछ टर्न अराउंड स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ढूंढना चाहिए, मैं उसमें मना नहीं करूंगा, बट अगर आप बिगनर, तो आप इनके पीछे मत पड़ो ज्यादा, मत जाओ कि अरे ये बैंक अगला एचडीएफसी बैंक बनेगा। एचडीएफसी बैंक ही अगला एचडीएफसी बैंक बनेगा, कोई और बैंक नहीं बनेगा। मतलब कि लार्जेस्ट बैंक है वो एचडीएफसी बैंक ही रहेगा। लार्जर कैन बिकम मोर लार्जर, ठीक है, वो और बड़ा बन सकता है। ठीक है, कहते हैं ना मार्केट में कि एलिफेंट कैन ऑल्सो डांस, तो वही है, एचडीएफसी बैंक और भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, हाई एलोकेशन टू स्मॉल कैप, बहुत सारे इन्वेस्टर अभी स्मॉल कैप की तरफ भाग रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप में वैल्यू, देखो इसमें मैं डिबेट में नहीं जाऊंगा स्मॉल कैप में करना चाहिए नहीं चाहिए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए जो नए नए हैं। ठीक है, मुझे पता है मेरा वीडियो बड़े इन्वेस्टर्स नहीं देखते, एचएनआई इन्वेस्टर्स नहीं देखते, प्रो इन्वेस्टर्स नहीं देखते जो कि खुद से एनालिसिस करना जानते हैं।
मेरे वीडियोस वो देखते हैं जो कि एक छोटे टाउन विलेज से या शहर से भी, जो बहुत ही न्यू है मार्केट में, ठीक है। तो मैं कहूँगा उनको कि स्टार्टिंग में स्मॉल कैप में मत जाओ, ब्लू चिप स्टॉक्स में रहो, लार्ज कैप स्टॉक्स में रहो, जिसकी बिजनेस आपको समझ में आता है, जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर आते हैं, जो कंपनीज जिनका प्रोडक्ट या सर्विसेज आप यूज करते हो उन्हीं में इन्वेस्ट करो। स्मॉल कैप में अभी जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम दो। मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि स्मॉल कैप में वैल्यू है, और अगले 2-3 साल जो है स्मॉल कैप के लिए ही है। बट आप अगर स्मॉल कैप में जाना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप फंड के थ्रू जाओ, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ। बट स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं ना बहुत ही रिस्की है। अगर आप 100 स्टॉक्स लोगे स्मॉल कैप में तो 100 में सिर्फ 10 ही आउट परफॉर्म करेंगे, बाकी के 90 अंडर परफॉर्म करते हैं। तो 10 के सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली करना होता है, तो बहुत ही केयरफुली आपको करना चाहिए। अगर आप करना जानते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। टाइमिंग द करेक्शन, वही बात हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि हमें मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए कि अब यहाँ से फॉल आएगा, अब फॉल आएगा, मैं बेच के निकल जाता हूँ। ये बिल्कुल ना करें, ये तो बिल्कुल अवॉइड करें। तो आई होप आप लोगों को सभी डाउट क्लियर हो गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं मार्केट फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। और अगर आप मुझे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लें, या फिर मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लें। वहाँ पे आप हमसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर मार्केट से रिलेटेड है तो आप मुझे बता सकते हो, या फिर मुझे कॉल करके भी बात कर सकते हो, या मैसेज करके व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और इस कोर्स के ज्वाइन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। न्यू ईयर में नया बैच स्टार्ट होने वाले, अभी ऑलरेडी 2 बैच चल रहे हैं। न्यू ईयर में न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो इसके डिटेल्स आप मुझे कॉल करके पता कर सकते हो, मैसेज करके। थैंक यू सो मच गाइस। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। बाय बाय।